नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में, जिसमें हम डेली करंट इवेंट से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स लेते हैं तथा उनका डिटेल एनालिसिस करते हैं। कल हमने पहला वीडियो बनाया था जो काफ़ी बड़ा हो गया था, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ये करंट अफेयर्स के वीडियो काफ़ी बड़े ही रहेंगे। तो अगर आप यूपीएससी से या फिर स्टेट पीएससी से इतर कोई तैयारी कर रहे हैं तो मैंने उसके लिए जितने भी टॉपिक्स हैं उनके आगे स्टार लगा दिया है। तो अगर जिन टॉपिक्स में स्टार लगा है उनको आपको नहीं पढ़ना है या फिर छोड़ देना है, तो मैं कमेंट बॉक्स में सभी टॉपिक्स के सामने उनके टाइमिंग लिख दूंगा कि उन टॉपिक्स के बारे में मैंने कब बताया है, तो आप उस टाइम को टच करके सीधे उस टॉपिक में पहुंच जाएंगे। तो अगर आपको ये जैसे पावर ग्रिड में स्टार लगा है तो आपको इसको नहीं पढ़ना होगा, तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा और सीधे उस टॉपिक के आगे की टाइम में टच कर देंगे तो आप सीधे नेक्स्ट टॉपिक में पहुँच जाएंगे, जिससे आपका समय भी बच जाएगा। और ये टॉपिक्स आपके लिए महत्वपूर्ण भी नहीं है, क्योंकि स्टेट में या फिर किसी अन्य एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये केवल यूपीएससी के पॉइंट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारे विभिन्न प्रकार के टॉपिक मैंने दे रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने पहले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल समाचारों में क्यों है? तो हाल ही में उड़ीसा में ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप जानते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? सुपरसोनिक वह मिसाइल होती है जो कि साउंड की रफ्तार से भी बहुत तेज चलती है। वो मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल, मतलब जिसकी भी रफ्तार साउंड से ज़्यादा है वो सुपरसोनिक होता है। और यह एक सतह से सतह पर मारने वाली क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल क्या होती है? एक तो सुपरसोनिक हो गई, सुपरसोनिक मतलब बहुत तेज, साउंड की रफ्तार से तेज। क्रूज मिसाइल वो मिसाइल होती है, दो तरह की मिसाइलें होती हैं बेसिकली। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है क्रूज मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल वे मिसाइलें होती हैं जो पहले ऊपर जाती हैं वायुमंडल के ऊपर, फिर आती हैं जमीन में। लेकिन क्रूज मिसाइल वे होती हैं जो वायुमंडल में बहुत ऊपर नहीं जाती, बल्कि वे सीधे सीधे जाती हैं, सीधे सीधे जाके टारगेट को हिट कर देती हैं। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल पहले ऊपर बहुत जाएगी, फिर कर्व बनाती हुई जाके अपने टारगेट को हिट करती है। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये एक क्रूज मिसाइल है, मतलब ये इस तरह से कर्व नहीं बनाती, बल्कि ये सीधे सीधे सतह से जाके सतह में मार देगी। ज़्यादा कर्व नहीं बनाएगी, बल्कि बहुत जमीन के साथ, सतह के साथ रहती है। समझ गए आप? और ब्रह्मोस मिसाइल में स्वदेशी बूस्टर लगा हुआ था, जो अभी हाल ही में जिसका परीक्षण किया गया, और यह एयर फ्रेम सेक्शन से लेस है। जैसी तकनीकी, ये कोई नई तकनीकी होगी। और आगे बात की जाए तो यह ध्वनि की गति से 3 गुना तेज चलती है, 2.8 मैक। 1 मैक मतलब ध्वनि की गति जितनी है उतना, 2 मैक मतलब ध्वनि की गति से 2 गुना, 3 मैक मतलब ध्वनि की गति से 3 गुना। तो इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना, मतलब 2.8 मैक है। ध्वनि की रफ्तार होती है लगभग 768 किलोमीटर प्रति घंटे या फिर 343 मीटर प्रति सेकंड। सोचिए, काफ़ी तेज रफ्तार है और इतनी रफ्तार से ये ब्रह्मोस मिसाइल चलती है। ब्रह्मोस मिसाइल की अगर बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के महोस्क नदी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि यह भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से डेवलप की गई थी और इसका प्रथम परीक्षण किया गया था 2001 में। और साथ ही साथ ब्रह्मोस मिसाइल बिल्कुल पिन पॉइंट सटीकता के साथ 400 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को भेज सकती है। 4 बातें हैं। एक तो यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, दूसरी इसकी गति 2.8 मैक की है, तीसरी यह 400 किलोमीटर तक जा सकती है, और चौथी भारत और रूस ने साथ में मिलकर इसे डेवलप किया था, इसलिए इसका नाम है ब्रह्मोस। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि पावर ग्रिड है। तो मैं आपको बता दूं, पावर ग्रिड यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ये नहीं देखना हो तो आप नेक्स्ट टॉपिक के लिए स्किप कर सकते हैं। तो बता दूं कि पावर ग्रिड, अभी हाल ही में पावर ग्रिड ने भारत सरकार के साथ एक समझौते में हस्ताक्षर किया। समझौता कैसा था? कि समझौता ये है कि वे पावर ग्रिड वित्त और भौतिक और अन्य परियोजनाओं का निष्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं 2021 और 20 में। सबसे पहले जानते हैं पावर ग्रिड क्या है। पावर ग्रिड एक कंपनी है जो कि बिजली की आपूर्ति पहुंचाती है, यहाँ से वहाँ ट्रांसमिशन बिजली का यहाँ से वहाँ करती है, वो पावर ग्रिड है। पावर ग्रिड एक महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी क्या होती है? बेसिकली 3 तरह की कंपनियां होती हैं। एक होती है मिनी रत्न, दूसरी होती है नवरत्न और तीसरी होती है महारत्न। सबसे छोटी होती है मिनी रत्न। मिनी रत्न कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जिन्होंने अपने पिछले 3 वर्षों में लाभ कमाया है।
हर एक साल, लेकिन साथ ही साथ पिछले किसी एक वर्ष में उसका प्रॉफिट 30 करोड़ रुपए था प्रॉफिट। और नवरत्न कंपनी वे कंपनियां हैं, मतलब बेसिकली सभी कंपनियों को जरूरी नहीं है कि ये मिनी रत्न नवरत्न हो ही, ये तो दिया जाता है स्टेटस। सरकार चाहे तो दे भी सकती है मिनी रत्न का स्टेटस, सरकार चाहे तो नहीं भी दे, लेकिन साथ ही साथ इन स्टेटस को उन कंपनियों को दिया जाता है जो कंपनियां पब्लिक सेक्टर कंपनी होती हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी, मतलब केंद्र सरकार की कंपनियां होती हैं, प्राइवेट कंपनियां नहीं, ना ही राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की कंपनियां होती हैं। तो मिनी रत्न कंपनी क्या है, जिसका पिछले साल का प्रॉफिट 30 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा था और जो पिछले 3 सालों से लाभ में चल रही है। नवरत्न कंपनी क्या है, नवरत्न कंपनी वह कंपनी है जो कि मिनी रत्न कंपनी थी, लेकिन उसका मार्केट टर्नओवर लगभग 20,000 करोड़ है, मतलब 20,000 करोड़ रुपए का वो हर साल व्यापार करती है, पिछले 3 सालों से करती आ रही है वो नवरत्न कंपनी, उसको नवरत्न का स्टेटस दिया जा सकता है। और अगर नवरत्न का स्टेटस किसी कंपनी को मिल गया है तो वो कंपनी 1,000 करोड़ रुपए तक का खुद से कोई भी निर्णय ले सकती है कि 1,000 करोड़ रुपए वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है। बेसिकली जो भी सरकार की कंपनियां होती हैं, तो सरकार की कंपनियों को तो इतना हक नहीं होता कि वो अपने से कोई निर्णय ले सके, क्योंकि वो तो सरकारी है, तो सरकार लेगी निर्णय। लेकिन ये 3 स्टेटस जिन कंपनियों को होता है उनको काफ़ी छूट दी जाती है, इसलिए ये 3 स्टेटस काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिनी रत्न कंपनी है अगर, तो वो 500 करोड़ तक का इन्वेस्ट कर सकती है कहीं भी। नवरत्न कंपनी है वो 1,000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकती है कहीं भी। और महारत्न कंपनी है वो 5,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकती है कहीं भी बिना सरकार की अनुमति लिए। ठीक है, महारत्न कंपनी कौन सी कंपनी हो सकती है, महारत्न कंपनी वे कंपनियां हो सकती हैं जो नवरत्न कंपनियां हैं तथा जो भारत के शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं तथा जिनका मार्केट टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए है। टर्नओवर का क्या मतलब है, टर्नओवर का मतलब ये है कि 25,000 करोड़ रुपए का व्यापार करती है। जैसे मान लीजिए मैं कोई रॉ मटेरियल खरीद के लाता हूँ, मेरे को वो 50 का पड़ा, फिर मैं 30 रुपए का उसमें वैल्यू एडिशन करता हूँ, मतलब मैं कुछ उसको अच्छा बना देता हूँ, 80 रुपए का कर देता हूँ, तो मैं उसे 80 रुपए में बेच देता हूँ। तो मैंने 80 रुपए का व्यापार किया और 30 रुपए का मुझे फायदा मिला, तो मेरा जो मार्केट कैप होगा वो 80 रुपए होगा, ना कि 30 रुपए होगा, क्योंकि टोटल जो मैंने व्यापार किया वो तो 80 रुपए का किया। तो ये है हमारा कुल टर्न ओवर। तो जैसे कि मैंने बताया कि पावर ग्रिड एक महारत्न कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम में, भारत के गुरुग्राम में है। महारत्न कंपनी के बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो पावर ग्रिड की स्थापना कब हुई थी, 1989 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुई थी, जो कि एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई थी, जो कि भारत सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। जैसा कि मैंने बताया कि महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां तथा मिनी रत्न कंपनियां केवल वही कंपनियां हो सकती हैं जो कि भारत सरकार के स्वामित्व की कंपनी है। कोई प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती, कोई साझेदारी वाली कंपनी भी नहीं हो सकती, है ना। तो पावर ग्रिड पावर टेल के नाम से भी एक टेलीकॉम व्यवसाय को संचालित करती है। और पावर ग्रिड अपने पारेषण नेटवर्क, ये पारेषण का मतलब ट्रांसमिशन है, नेटवर्क के माध्यम से भारत में उत्पन्न कुल विद्युत का 50% भाग पारेषित करती है, मतलब ट्रांसमिट करती है। भारत में जितनी भी विद्युत उत्पन्न होती है इसका 50% भाग ये कंपनी ट्रांसमिट कर देती है, यहाँ वहाँ फैला देती है। इस तरह से ये एक विद्युत से रिलेटेड कंपनी है। तो चलिए हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि श्रीलंका ने पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया, इससे संबंधित है। तो हाल ही में श्रीलंका ने पशुवध पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन क्योंकि कई लोग श्रीलंका में मांस खाते होंगे, उनके लिए मांस आयात किया जा सकता है, लेकिन श्रीलंका में नहीं मारा जा सकता किसी पशु को। आयात जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्स में ऐसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने पशुवध पर प्रतिबंध लगाया, तो श्रीलंका ने लगाया, ठीक है। अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो श्रीलंका में 70% लोग बौद्ध हैं, 12% लोग हिंदू हैं और लगभग 9.66% लोग मुस्लिम हैं और ईसाई हैं 7.62% और 0.303% अन्य लोग हैं। अब अगले टॉपिक की बात करें तो भारत डेनमार्क हरित सामरिक साझेदारी के लिए संबंधों को बेहतर बनाने पर सहमत हुए हैं अभी हाल ही में। तो हाल ही में भारत और डेनमार्क ने हरित सामरिक साझेदारी को बेहतर करने के लिए एक सहमति व्यक्त की है। ये हरित सामरिक साझेदारी के तहत
दोनों को लाभ प्राप्त होगा। किस तरह से? हरित सामरिक साझेदारी के तहत भारत और डेनमार्क एक दूसरे को राजनीतिक रूप से सहयोग करेंगे, आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे। दोनों देश एक दूसरे में विकास, हरित विकास करने में, मतलब कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, रोजगार सृजित हो करने में मदद करेंगे और वैश्विक चुनौतियों के समाधान और अवसरों को सहयोग सशक्त बनाने में भी सहयोग करेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत और डेनमार्क ने किस पर हस्ताक्षर किया? हरित सामरिक साझेदारी पर। इस तरह का पॉइंट बन सकता है। सो डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा। भारत और नीदरलैंड ने डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पर एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया। जैसे कि अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत और नीदरलैंड ने किसके लिए हस्ताक्षर किया? हाँ, किया है, तो ये इसके लिए किया है, डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन। और पिछले में क्वेश्चन क्या बन सकता था? भारत और डेनमार्क ने किसके लिए हस्ताक्षर किया? तो ग्रीन हरित साझेदारी के लिए हस्ताक्षर किया। तो ये क्या है? डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कार्बन को कम करना है और एनर्जी को बढ़ाना है, एनर्जी को चेंज करना है। जो अभी हम फ्यूल एनर्जी में है, फॉसिल फ्यूल्स में, मतलब हम अभी पेट्रोल डीजल में ज़्यादा निर्भर करते हैं, इसको हटाकर हमें किस पर निर्भर रहना है? इलेक्ट्रिक पर, सोलर पैनल्स पर, विंड एनर्जी पर, एटसेट्रा। तो भारत और नीदरलैंड ने अभी हाल ही में समझौता किया है कि हम दोनों एनर्जी का ट्रांजिशन करेंगे और डिकार्बोनाइजेशन एवं एनर्जी ट्रांजिशन में सहयोग करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। तो नेक्स्ट पॉइंट है उत्परिवर्तन। ये काफ़ी हिंदी में काफ़ी कठिन शब्द लग रहा होगा। इसका अंग्रेजी टर्म है म्यूटेशन। हमें हमेशा कठिन शब्दों की अंग्रेजी टर्म याद रखनी हो चाहिए, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। म्यूटेशन, म्यूटेशन आप लोग में से कई लोग जानते भी होंगे। म्यूटेशन बेसिकली क्या है? जैसे मान लीजिए ये एक जीव है, तो इसका सेम क्लोन बना देना लेकिन कुछ चेंज के साथ, वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से ये जो क्लोन है ये ज़्यादा शक्ति वाली भी हो सकता है, मतलब इसके अंदर ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाएं, या फिर कम भी हो सकते हैं, मतलब इसके अंदर कम वो हो, पावर्स हो, या फिर कुछ भी अन्य चीज़। तो म्यूटेशन ये है। तो हाल ही में क्यों ये आया है समाचारों में? कोरोना वायरस ने अपना म्यूटेशन कर लिया है। लोगों के अंदर 12,000 कोरोना वायरस उत्परिवर्तन के मामले अभी तक आ चुके हैं। मतलब कोरोना वायरस लोगों के अंदर घुस जाता है और परिवर्तित हो जाता है दूसरे वायरस के रूप में, है ना। तो उत्परिवर्तन के बारे में यही था। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि मेंस में इम्पॉर्टेंट। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराधों पर एनसीआरबी की एक रिपोर्ट जारी की गई है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है। किस पर? एससीज एंड एसटीज के खिलाफ जो अपराध होते हैं। ये रिपोर्ट 2019 की नाम से जारी की गई है, भारत में अपराध की वार्षिक रिपोर्ट 2019। अब यहाँ ये बात याद रखने योग्य है कि भारत में अपराध की वार्षिक रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जारी करता है एनसीआरबी। अगर आपसे एक और बात पूछी जा सकती है कि एनसीआरबी किसके अंतर्गत कार्य करती है, तो एनसीआरबी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है। वर्तमान में हमारे होम मिनिस्टर कौन है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें सामने आई हैं? तो इस रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें सामने आई हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटीज के खिलाफ जो भी मामले हैं दर्ज हुए हैं अपराध के, उनमें वृद्धि हुई है। एससीज में 7% की और एसटीज में 26% की वृद्धि हुई है। सोचिए, ये आंकड़े बेसिकली 2018 और 2019 में अंतर को दर्शाते हैं। मतलब 2018 में क्या स्थिति थी और 2019 में क्या स्थिति थी। तो 2018 में जितने भी मामले दर्ज किए जाते थे उनमें से 7% की बढ़ोतरी हुई है किसमें? एससीज के खिलाफ, और 26% की बढ़ोतरी हुई है एसटीज के सदस्यों के खिलाफ अपराधों के मामलों में। ठीक है। अब 2018 की तुलना में मामलों के पंजीकरण में 1.6 की वृद्धि, मतलब मामला दर्ज कराया गया है, इस पर भी वृद्धि हुई है कि लोग जाके दर्ज कराते हैं। मतलब मामले तो काफ़ी बढ़े हैं लेकिन लोगों के दर्ज कराने की संख्या कम है। 2019 में अनुसूचित जाति के खिलाफ सर्वाधिक अपराध उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया। एससीज में सर्वाधिक अपराध कहाँ हुए हैं? उत्तर प्रदेश। मतलब एससीज के खिलाफ, एससीज लोगों के साथ सर्वाधिक अपराध उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर में राजस्थान, तीसरे नंबर में बिहार में। और एसटीज के खिलाफ सर्वाधिक अपराध मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया है। क्योंकि मध्य प्रदेश में एसटीज की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा देश में अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में रहते हैं, इसलिए इसका मामला शायद मध्य प्रदेश इसलिए भी ऊपर होगा। लेकिन इस अपराध भी तो काफ़ी होते हैं मध्य प्रदेश में, इस वजह से ये पहले नंबर में है, दूसरे नंबर में राजस्थान है और तीसरे नंबर में उड़ीसा है। चलिए आगे के तथ्यों पर नज़र डालते हैं।
अनुसूचित जनजाति के खिलाफ सर्वाधिक मामले मध्य प्रदेश में हैं। अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के बलात्कार के मामलों में राजस्थान सबसे ऊपर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है और उसके बाद मध्य प्रदेश है। अनुसूचित जनजातीय महिलाओं के बलात्कार की सर्वाधिक घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई। माफ़ी चाहता हूँ, अनुसूचित जाति है यहाँ और यहाँ अनुसूचित जनजाति। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एससीज में सबसे ज़्यादा मामले, एससीज के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध हुए यूपी में। एसटीज के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध हुए एमपी में, माफ़ कीजिएगा मेरी राइटिंग खराब है थोड़ा। एससीज की महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध कहाँ हुए? राजस्थान में। एसटीज की महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध कहाँ हुए? मध्य प्रदेश में। चूँकि मध्य प्रदेश में एसटी लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, इस कारण भी मध्य प्रदेश हो सकता है। महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध, महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध 3,78,236 मामलों की तुलना में, जो 2018 में थे, 2019 में बढ़ गए हैं, 4 लाख हो गए, मतलब 7.3% की बढ़ोतरी हुई। तो यूपीएससी में आपसे ये पूछा जाएगा कि एनसीआरबी की निम्नलिखित रिपोर्ट आई है, इसमें संबंधित कथनों की चर्चा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन ये रहेगा कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो जी हाँ, दर्ज की गई है। दूसरा कथन ये हो सकता है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ हुए अपराधों में गिरावट आई है, तो जी नहीं, गलत है, क्योंकि गिरावट नहीं आई बल्कि वृद्धि हुई है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ जो अपराध हुए हैं। अब बात करते हैं साइबर अपराधों की। तो साइबर अपराध 2019 में 63.5% की वृद्धि हुई और इसमें सबसे ज़्यादा अपराध किस मामले में होते हैं? धोखाधड़ी के मामले में। और उसके बाद 5.1% मामले यौन शोषण से संबंधित मामले, मतलब पोर्नोग्राफी हो गया, लोगों को भेज देते हैं गलत सलत मैसेज। अब सर्वेक्षण में कमियां क्या हैं, जो ये सर्वे किया गया इसकी कमी क्या है? तो राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, ये एक संगठन है जो किसके लिए कार्य करता है? पुलिस में सुधार के लिए कार्य करता है। तो इसने बताया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ कुछ विशिष्ट मामले भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए दर्ज किए गए हैं। आगे पढ़ते हैं। यह रिपोर्ट यह भी इंगित करता है क्योंकि दर्ज मामलों का परसेंट काफ़ी कम है, कितना था? 1.6 के आसपास था। तो इसका मतलब ये है कि कई लोग तो मामले ही नहीं दर्ज कर पाते हैं, है ना। और जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत अत्याचार के रूप में परिभाषित जाति और जनजाति पहचान के आधार पर विशिष्ट भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाए जाने पर बहुत कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, ऐसे कृत्यों को मुख्य रूप से तब दर्ज किया जाता है जब वे आईपीसी में अंतर्निहित किसी अपराध से संबंधित होते हैं। ये गलती है, क्योंकि आईपीसी में अगर जो वो अपराध नहीं है और अनुसूचित जाति और जनजाति में अपराध है तो लोग पुलिस वाले दर्ज ही नहीं करते, तो ये एक कमी है। और इसके अलावा अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराधों पर प्राप्त कुल शिकायतों का डेटा भी उपलब्ध नहीं है सही तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। मैं आपको बता दूं कि ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं अगर अपना पढ़ना चाहें। तो यह किसके द्वारा लाया गया है? यह लाया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। मुझे आप बताइए कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री प्रेजेंट में कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो यह प्रोग्राम जो आसिम है, इसको किसने लॉन्च किया है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ने। किसके तहत प्रारंभ किया गया है? इसको प्रारंभ किया गया है अनुसूचित जाति के उद्यम पूंजी कोष के तहत। ये एक कोष है, इसका आप इंग्लिश ज़्यादा याद रखिए, वेंचर कैपिटल फंड है। वेंचर कैपिटल फंड बेसिकली वे फंड होते हैं जो किसी भी नए स्टार्टअप को ऊपर उठाने के लिए, मतलब उसमें छोटा स्टार्टअप होता है तो उसको मार्केट में कम्पिटिटिव बनाने के लिए उसमें इन्वेस्ट करता है। तो ये जो वेंचर कैपिटल फंड है, ये विशेष रूप से अनुसूचित जाति के लिए भी एक बनाया गया है। तो ये अपना आसिम है, इसको कौन इम्प्लीमेंट, मतलब किसके द्वारा किसके तहत दिया गया है? इसको अनुसूचित जाति के लिए जो वेंचर कैपिटल फंड है उसके तहत लाया गया है, ठीक है। वैसे स्टार्टअप क्या होते हैं? स्टार्टअप कोई भी ऐसा इनोवेटिव बिजनेस होता है, एक ऐसा आइडिया होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं होती है कि वे एक बड़ा बिजनेस बन सके, इसलिए उनमें पैसा इन्वेस्ट करती है सरकार। तो ये अभी जो आसिम है, जो अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन है, इसका भी उद्देश्य यही है कि जितने भी एससी के युवा हैं उनके पास जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, तो अगर वे चाहे तो उनको
बिजनेस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस परियोजना का सबसे पहले देखते हैं, परियोजना तो नहीं कहेंगे, स्कीम कहेंगे। स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो इस स्कीम का उद्देश्य ये है कि अनुसूचित जाति के युवाओं के मध्य उद्यमशीलता को बढ़ावा मिले, जिससे अनुसूचित जाति के युवा क्या बन सके, एंटरप्रेन्योर बन सके। दिव्यांगों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। 2024 तक 1000 नवोन्मेषी, देखिए कितना भयंकर हिंदी का शब्द है, नवोन्मेषी, इनोवेटिव आइडिया के लिए होगा ये शब्द, का समर्थन करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर के साथ तालमेल स्थापित करते हुए काम करना। बेसिकली इसका कोई उद्देश्य नहीं, इसका उद्देश्य ये है कि अनुसूचित जाति के लोगों को उद्यमशीलता की ओर लाना, इनोवेशन के साथ जो भी युवा है वो एंटरप्रेन्योर बन सके, है ना। तो इसके लाभ क्या है? तो लाभों की बात अगर की जाए तो अगले 4 वर्षों में विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर के माध्यम से स्टार्टअप विचारों के साथ 1000 अनुसूचित जातियों के युवाओं की पहचान की जाएगी। तो अगले 4 सालों में जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं वहाँ 1000 युवा की पहचान की जाएंगी, जिनके पास आइडियाज़ होंगे बिजनेस के, स्टार्टअप के, किसके तहत? इसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर के माध्यम से। और उन्हें 3 वर्षों के लिए 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्यों? अपने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। और अगर जो वे 3 वर्ष के अंदर सफल हो जाते हैं उनके बिजनेस आइडिया, तो फिर उनको 5 करोड़ रुपए तक की निधि प्राप्त कराई जाएगी, जिससे कि वे और बड़े उद्यमी बन सकें। अब इस योजना के तहत समर्थन प्राप्त करने के लिए योग्यता क्या है? मतलब योग्य भी तो होना चाहिए ना, कैसे पता चलेगा कि योग्य कौन है? तो उस युवा जिसकी पहचान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने की है, किसके द्वारा की है? टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर के द्वारा की है, वो योग्य है। दूसरा, निजी टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर के माध्यम से जिन लोगों को चिन्हित किया गया है। तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिशन है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, जिसके तहत स्मार्ट लोगों को चुना जाता है, मतलब सॉरी स्मार्ट मतलब वो सेंस में नहीं, मतलब जिन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है वो स्मार्ट हैं। तो इसके तहत जिनको सम्मानित किया गया है वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन वो एससी के होने चाहिए, यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर द्वारा चिन्हित, बेसिकली जो भी इंक्यूबेटर ये टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर के द्वारा चिन्हित किए गए हैं उन सभी को इसके लिए वो एलिजिबल हैं। तो आगे पढ़ा जाए तो अनुसूचित जाति के उद्यम, ये फंड क्या है, जिसकी मैंने बात की कि वेंचर कैपिटल फंड क्या है। तो इसका निर्माण 2014-15 में सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा किया गया था, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति दिव्यांग युवाओं के मध्य उद्यमशीलता विकसित करना तथा उन्हें रोजगार प्रदाता बनाना है। तो मैं बता दूं कि ये सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंत्री अभी प्रेजेंट में थावरचंद गहलोत जी हैं। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरकारी उधारी, मतलब गवर्नमेंट बोरोइंग्स क्या है। गवर्नमेंट जैसे कि बोरो करती है वो है गवर्नमेंट बोरोइंग्स। तो समाचार में अभी खबरों में क्यों है? तो अभी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कोविड-19 संकट के कारण सरकार अपनी चालू व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 4.34 लाख करोड़ रुपए का उधार लेगी। तो बेसिकली जब बजट पेश होता है मार्च अप्रैल के आसपास, तो उसमें सरकार अपने पैसे का हिसाब रखती है कि वो कितना पैसा इस साल खर्च करेगी और उसको कितने पैसे प्राप्त होने वाले हैं विभिन्न तरह के टैक्स से, किसी इंटरेस्ट से और वगैरह वगैरह चीज़ों से कितना पैसा सरकार को प्राप्त होगा और कितना वो खर्च करेगी। तो ये बजट में सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण ऐसा सरकार ने कहा है, उसकी जो बजट है वो गड़बड़ा गया, उसके पास पैसे कम गए हैं, इसलिए वो 4.34 लाख करोड़ रुपए का फिर से उधार लेना चाहती है। अभी जो 2020 और 21 में लक्ष्य रखा गया था बजट के लिए वो था 7.8 लाख करोड़ रुपए, इसको बढ़ाकर अब सरकार 12 लाख करोड़ रुपए का उधार लेने वाली है, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। तो ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? चलिए पहले इस विषय में चलते हैं कि ये राजकोषीय घाटा क्या होता है, इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो जैसा कि मैंने बताया, मान लीजिए आपका एक परिवार है, ठीक है, आपके पिताजी बस आपके परिवार में कमाते हैं, पिताजी की कमाई है 10,000 रुपये। अब आप लोग खर्च अगर 10,000 ही करेंगे, मतलब एक महीने में पिताजी ने 10,000 कमाया, आप 10,000 खर्च कर दिए सभी लोग मिलके, तो आपका कमाई भी बराबर और खर्चा भी बराबर, मतलब आपके पास 0 रुपये बचेंगे, ठीक है।
इसका मतलब ये है कि आपका डेफिसिट जो है, बजट डेफिसिट है, वो जीरो है। मतलब ना तो आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ना तो आप ज़्यादा बचा रहे हैं। लेकिन अगर जो आपके पिताजी की कमाई 10,000 है, आप खर्च 11,000 रुपये कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप 1,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, जो कि 10% ज़्यादा है। इसका मतलब आपका बजट डेफिसिट 10% ज़्यादा है। इसी तरह सरकार ने कमाई कम की है, खर्च ज़्यादा कर रही है। हालांकि सरकारें ऐसा ही करती हैं, हमेशा से करती आई हैं, ऐसा उनको करना भी चाहिए, क्योंकि कम खर्च करेंगे इसका मतलब यह है कि सरकार पैसा क्यों बचा रही, जब उसके पास पैसा है तो खर्च ज़्यादा ही करती हैं। इसलिए सरकार के पास जितना पैसा होता है उससे ज़्यादा खर्च करती हैं। इसलिए उनको हमेशा क्या लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। ऋण अभी राजकोषीय घाटा इसी को कहते हैं कि खर्च से जितना ज़्यादा कमाई से जितना ज़्यादा सरकार खर्च करती है उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो अभी बजट में चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा 3.5 निर्धारित किया गया था प्रतिशत। मतलब जितना भी सरकार कमाई करेगी उससे 3.5% ज़्यादा खर्च कर सकती है, ऐसा निर्धारित किया गया था बजट में, जो कि पिछले साल 3.8% था। बेसिकली ये जीडीपी का होता है, मतलब जीडीपी टोटल कितनी होती है वो उतनी कमाई हो गई और उसका खर्चा कितना है ये इतना हो गया, ये फिस्कल डेफिसिट हो गया। ठीक है, तो अगर बात की जाए पिछले वित्तीय वर्ष में, तो सरकार को 2019-20 में बजट में निर्धारित राजकोषीय घाटे के 3.3% के लक्ष्य से 3.38% तक के विचलन के लिए राजकोषीय, तो जैसा कि मैं बता दूं पिछले साल भी बजट में सरकार ने यह बोला था कि वह 3.3% इस बार ज़्यादा खर्चा करने वाली है, लेकिन उसे उसका खर्चा ज़्यादा हो गया, 3.8% हो गया। इसे विचलन कहते हैं। इसकी वजह से सरकार को किसका सहारा लेना पड़ा था, एस्केप क्लॉज का सहारा लेना पड़ा था, जो कि किसके अंतर्गत है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन एक्ट, FRBM, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत। मतलब अगर सरकार बजट में कह रही है कि हम इतना ला रहे हैं, इतना पैसा हम कमा रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं और इतना ज़्यादा हम एक्स्ट्रा खर्च करेंगे, और उससे ज़्यादा खर्च कर रही है उसी साल, कह कुछ और रही है खर्च कुछ और कर रही है, तो उसको किसका सहारा लेना पड़ता है, उसको लेना पड़ता है एस्केप क्लॉज का सहारा। तो चलिए पहले पढ़ते हैं ये एस्केप क्लॉज है क्या। तो एस्केप क्लॉज सरकार को यह अनुमति देता है कि यदि अर्थव्यवस्था में तनाव है, जैसा कि अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट हो रही है या फिर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, संरचनात्मक परिवर्तन, तो सरकार 0.5% अंकों के साथ राजकोषीय घाटे को संशोधित कर सकती है। मतलब अगर सरकार ने राजकोषीय घाटे को 2.2 रखा है, मतलब ये कहा है कि इस साल सरकार इस बजट में 1.2 सॉरी मैं 2.2 बोल दिया था, 1.2% ज़्यादा खर्च करेगी। लेकिन इसी बीच कोई बहुत बड़ी महामारी आ गई या फिर कुछ और हो गया, जीडीपी में काफ़ी गिरावट होने लगी, तो सरकार का घाटा 1.7% तक जा सकता है, मतलब एक्स्ट्रा खर्च कर सकती है। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकती। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सरकारी उधारी क्या है, जिसके लिए मेन ये टॉपिक दिया गया था। तो सरकारी उधारी को इंग्लिश में कहते हैं गवर्नमेंट बोरोइंग्स। तो सरकारी उधारी वे उधारी है जो सरकार द्वारा लिया जाता है बजट के तहत, है ना। सामान्यतः सरकार कैसे उधार लेती है, सरकार उधार लेती है सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल्स को जारी करके उधार लेती हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं ये प्रतिभूतियां और ट्रेजरी बिल्स हैं क्या चीज़, है ना। तो चलिए सिंपल टर्म से समझते हैं कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स हैं क्या और सरकार पैसे कैसे लेती है। तो समझ लीजिए सरकार ये है, सरकार के पास पैसे कम गए हैं, तो सरकार जाती है बैंकों के पास या फिर किसी और व्यक्तियों से भी ले सकती है, बहुत अमीर व्यक्ति होते हैं, तो उनको देगी एक कागज में लिख देगी कि हम आपसे इतने पैसे ले रहे हैं, 1 लाख करोड़ रुपए का। बेसिकली ये एक चेक टाइप का होता है, ये इनको दे देगी और ये उतना ही पैसा इनको दे देंगे। ठीक है, तो इस पर सरकार इस कागज को इनके पास दे दिया जाता है और सरकार को हर 6 महीने में इस कागज के ऊपर ब्याज देना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने सरकार को पैसा दिया है ना। तो ब्याज जितना भी तय किया गया होगा उतना ब्याज सरकार को इनको देना पड़ता है। और जब इस कागज की लिमिट समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसकी एक डेट होती है, जब वो डेट समाप्त हो जाती है तो ये कागज ये बैंक दे देते हैं सरकार को वापस, और सरकार ने जितना भी पैसा बैंक से लिया था उतना पैसा उनको वापस दे देती है। तो इस तरह से बैंकों को फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। एक तो उनको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, दूसरा उनको पैसा भी वापस मिल जाता है। तो सरकार 2 तरह से पैसे लेती है, उधार लेती है, एक होता है ट्रेजरी बिल्स और एक होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी।
दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों में अंतर केवल ये है, ट्रेजरी बिल्स सिर्फ 1 साल या उससे कम के लिए होते हैं। मतलब सरकार 1 साल के लिए दे देगी वो बिल को, और 1 साल के लिए सरकार को पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर ही अंदर उसको वापस करना पड़ेगा पैसा। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1 साल से ज़्यादा के लिए होती, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट और अंतिम टॉपिक, जो कि जॉम्बी फायर से संबंधित है। तो सबसे पहले जान लेते हैं यह जॉम्बी फायर है क्या। तो जॉम्बी फायर क्या होती है, ये ज़मीनें होती हैं, उनके नीचे बहुत दिनों तक आग लगी रहती है। ज़मीन के अंदर कोयला वगैरह होता है जहाँ भी, तो वहाँ आग लगी ही रहती है हमेशा, वो फायर्स कहलाती हैं जॉम्बी फायर। तो हाल ही में टुंड्रा जलवायु वे क्षेत्र होते हैं, जैसे ये हो गया अपना अर्थ, और ये हो गया इक्वेटर, और ये हो गया 66 सही 1/2। तो इसके ऊपर इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। तो इसके ऊपर जितनी भी जलवायु है वह टुंड्रा है। तो यहाँ पर ये जॉम्बी फायर्स के मामले में बढ़ोतरी देखी गई है। तो इस जॉम्बी फायर की वजह से चिंताएं क्या हैं? चिंताएं ये है कि आर्कटिक क्षेत्र में आग उन क्षेत्रों में भी फैल रही है जो अभी तक आग से प्रतिरोधी क्षेत्र थे, मतलब जहां आग नहीं फैलती थी अब वहां भी फैलने लगी है आग। इसका मेन कारण है क्लाइमेट चेंज। आर्कटिक वृत्त, जैसा कि मैंने बताया 66 डिग्री जो होता है, 66 सही 1/2 डिग्री के ऊपर का जो भी वृत्त है वो आर्कटिक वृत्त कहलाता है, के उत्तर में स्थित टुंड्रा क्षेत्र में टुंड्रा क्षेत्र शुष्क होता जा रहा है, जिससे वहाँ की वनस्पतियाँ, जैसे हो गया मॉस है, ये मांस नहीं है, ये मॉस वनस्पति है, और घास है, छोटी झाड़ी है, इनमें आग आदि फैल रही है। और इस आग और रिकॉर्ड तापमान में कार्बन सिंक को कार्बन स्रोत में परिवर्तित करने में वैश्विक तापमान में वृद्धि करने की क्षमता है। तो बेसिकली ये जॉम्बी फायर्स क्या होती हैं? जॉम्बी फायर्स जमीन के अंदर आग लग जाती हैं और ये सतह पर भी आ रही हैं, अभी हाल ही में ऐसा देखने को मिला है। और जॉम्बी फायर्स का एक परिणाम यह हो सकता है कि ये कार्बन सिंक क्या होते हैं, वे जगह होते हैं दलदल टाइप के होते हैं जहां कार्बन जमा हो जाता है, या फिर बहुत बड़ा फॉरेस्ट हो सकता है जहां कार्बन जो सोख लेते हैं कार्बन को, जिससे हमारा पृथ्वी का नुकसान कम हो जाता है, क्योंकि कार्बन अगर बाहर रहेगा तो वो जलवायु का तापमान बहुत बढ़ा देगा। तो ये जो कार्बन सिंक होते हैं ये कार्बन को सोख लेते हैं, लेकिन जब हम इन फॉरेस्ट पर आग लगा देंगे तो ये कार्बन को उत्सर्जित करने लगेंगे। तो इसलिए कार्बन सिंक को कार्बन स्रोत में परिवर्तित करने की क्षमताएं होती हैं किन में? जॉम्बी फायर्स में। इस कारण हमें विशेष तरह के स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, क्या है हमारे इस समय की मांग। तो आर्कटिक क्षेत्र में विकसित होने वाली एवं तीव्रता से परिवर्तित होने वाली आग की प्रकृति को समझने की तत्काल आवश्यकता है। जैसे कि आग जो अभी तक विकसित हो रही थी उसमें परिवर्तन हो रहा है उसकी प्रकृति में, तो इसको हमको समझना होगा। इस मुद्दे को वैश्विक महत्व के मुद्दे के रूप में उठाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक वैश्विक महत्व का मुद्दा है, तो इसको हमें उठाना चाहिए कि लोग समझें, है ना, कि क्लाइमेट चेंज कम हो। अमेरिका समझे, चीन समझे, जैसे ये लोग बहुत कार्बन उत्सर्जित करते हैं। आग को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक सहयोग, निवेश और कार्रवाई की आवश्यकता है। वैश्विक सहयोग हो, निवेश हो, वहाँ की आग नियंत्रित हो सके। इसके अतिरिक्त आर्कटिक क्षेत्र के स्थानीय लोगों को यह सीखने की आवश्यकता है कि आग का पारंपरिक उपयोग कैसे किया जाता था, आग का उपयोग भी तो किया जा सकता है। आर्कटिक क्षेत्र की रक्षा के लिए नवीन परमाफ्रॉस्ट एवं जंगली क्षेत्रों में आग पर काबू पाने के लिए पीठ संवेदनशील दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो पूरा होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वे लोग भी अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दे सकें। और मुझे बताइए कि मैंने क्या गलतियाँ की और मैं क्या जोड़ सकता हूँ। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।